हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वेद आज में स्वागत है। आज हम सब 1857 की क्रांति का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। 1857 का क्रांति कोई अचानक घटित होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि इसका बीज अंग्रेजों द्वारा स्थापित 100 वर्षों में औपनिवेशिक व्यवस्था और उनकी शोषणपूर्ण नीतियों में निहित था। प्लासी की युद्ध के बाद जिस तरह से उन्होंने औद्योगिकरण किया, कृषि का वाणिज्यीकरण किया, जिसमें नील, कपास आदि की खेती के लिए मजबूर किया गया, कृषि के वाणिज्यीकरण से अकाल की बारंबारता बढ़ी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के विरुद्ध जन आक्रोश का माहौल उभरा तथा औद्योगिकरण के कारण बहुत से लोग बेरोजगार हो गए तथा अंग्रेजों ने जो सामाजिक सुधार आदि की नीतियां अपनाई, उससे भारतवासियों को लगा कि हमारे आंतरिक व्यवस्था में अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे हैं। आइए उन प्रमुख कारणों का अध्ययन करते हैं जो 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण बनी। आर्थिक कारण। 1813 की मुक्त व्यापार की नीति से पारंपरिक उद्योग कमजोर हुए। भू राजस्व नीतियां जैसे अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महलवाड़ी व्यवस्था द्वारा किसानों का शोषण किया गया। समस्त नीतियों के मूल में आर्थिक लाभ था। राजनैतिक कारण। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। यहाँ सहायक संधि क्या है? सहायक संधि जो राजा करते थे उनको अपने सहयोगी उनका सहयोग आंतरिक या बाह्य मोर्चे पर अंग्रेज करते थे। संधि स्वीकार करने वाले राज्य को अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी और उसका खर्च उन्हें स्वयं भरना पड़ता था। पेशवा नाना साहब की पेंशन का रोका जाना। लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत। प्रशासनिक कारण। उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति। पक्षपातपूर्ण न्याय प्रणाली। भारतीय जज किसी अंग्रेज के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते थे। सामाजिक एवं धार्मिक कारण। 1850 का धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। इसके अनुसार ईसाई धर्म ग्रहण करने पर व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा मिल जाता था। 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया गया। सामाजिक सुधार। विधवा पुनर्विवाह नियम 1856। लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध, दास प्रथा का अंत इत्यादि कार्य, जिनके वजह से भी समाज में तनाव व्याप्त था। सैन्य कारण। कैनिंग के समय का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856। इसके अनुसार भारतीय सैनिकों को समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया गया, जबकि यह भारतीय परंपराओं के विरुद्ध माना जाता था। इससे भी असंतोष व्याप्त हुआ। 1854 का डाकघर अधिनियम। सैनिकों को भी पत्र पर स्टांप लगाना अनिवार्य हो गया था। इससे सैनिकों को यह लगा कि जैसे उनके विशेषाधिकारों का हनन किया जा रहा हो। तात्कालिक कारण। ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग। कारतूस की खोल में गाय व सूअर की चर्बी के प्रयोग की बात। इसकी खंडन भी अंग्रेजों ने विधिवत नहीं किया। बाद में बुलिच शस्त्रागार में ऐसा प्रमाण पाया भी गया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, जो कि 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर में सिपाही था, ने विद्रोह कर दिया और लेफ्टिनेंट बाग व मेजर सार्जेंट की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को विद्रोह का प्रारंभ हुआ, जबकि नियत दिन 31 मई 1857 था। यह विद्रोह मेरठ छावनी से प्रारंभ हुआ। इसके बाद विद्रोही दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता घोषित किया। बहादुर शाह जफर ने अनिच्छापूर्ण ढंग से नेतृत्व स्वीकार किया। इसका वास्तविक नेतृत्व बख्त खां कर रहे थे। लखनऊ में विद्रोह 4 जून 1857 को हुआ। इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी, जिनका उपनाम महक परी था। इन्होंने अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। कर्नल कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से विद्रोह का दमन किया। बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि वह नेपाल चली गई। कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। नाना साहब के बचपन का नाम धोदू पंत था। इनकी सहायता तात्या टोपे ने की। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहब के कमांडर इन चीफ अजीमुल्लाह थे। दिसंबर 1857 में कैंपबेल ने फिर से कानपुर पर अधिकार कर लिया। झांसी। यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। रानी लक्ष्मीबाई ने नारा दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तात्या टोपे ने सहायता की थी। रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई तथा यहाँ के विद्रोह का दमन जनरल ह्यूरोज ने किया था। जनरल ह्यूरोज
रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से इतना प्रभावित था कि उसने लिखा, यहाँ सोए हुए विद्रोहियों में एकमात्र मर्द हैं। फैजाबाद के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने, इलाहाबाद के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली, जबकि दमन कर्नल नील ने किया। जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया, दमन विलियम टेलर व विंसेंट आयर ने किया। बरेली का नेतृत्व खान बहादुर, कोटा जयदयाल व हरदयाल, असम का मनीराम दत्त, उड़ीसा संबलपुर सुरेंद्र साई। असफलता के कारण 1857 के विद्रोह के असफलता के प्रमुख कारण निम्न हैं। जमींदारों व शिक्षित लोगों की उदासीनता, जमींदार विद्रोह में शामिल नहीं हुए। योग्य नेतृत्व का अभाव, हालांकि विद्रोहियों में बहुत से व्यक्तिगत गुण थे, लेकिन सामूहिक स्तर पर वह योग्य नेतृत्व का उदाहरण नहीं पेश कर सके। जॉन लॉरेंस ने कहा भी, यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। एक संगठित विचारधारा का अभाव, प्रशिक्षित एवं आधुनिक अंग्रेजी सेना, समय से पहले विद्रोह का प्रारंभ, जैसा कि नियत दिन 31 मई 1857 था, जबकि विद्रोह 10 मई 1857 को प्रारंभ हो गया। यदि नियत दिन प्रारंभ होता तो हर जगह एक ही दिन विद्रोह होता तो उसको संभालना मुश्किल होता। विद्रोह में सभी वर्गों का शामिल न होना, पटियाला, नाभा, जींद आदि राज्यों द्वारा इसमें शामिल न होना, ग्वालियर के सिंधिया भी विद्रोह में शामिल नहीं हुए। लॉर्ड कैनिंग ने कहा भी कि यदि सिंधिया विद्रोह में शामिल हो गए होते तो हमें कल ही बोरिया बिस्तर बांट लेना पड़ता। 1857 का विद्रोह के क्या परिणाम रहे, आइए देखते हैं। इस विद्रोह से मुगल साम्राज्य की प्रभुता का अंत हो गया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में कैनिंग ने रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को बताया, जिसके अनुसार अब भारत का शासन कंपनी से क्राउन के हाथों में आ गया। भारत सचिव तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल अब वायसराय हो गया। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। साम्राज्य विस्तार को तिलांजलि दे दी गई। अंग्रेजी सेना का पुनर्गठन किया गया। पील आयोग बनाया गया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय के और धर्म के आधार पर विभाजित किया, जिससे इसमें एकता ना पनप सके। 1857 के विद्रोह पर कुछ पुस्तकें भी लिखी गई, जिनका विवरण निम्न है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बी.डी. सावरकर। यह तथ्य परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार। 1857 एस.एन. सेन ने लिखी और ये सरकारी इतिहासकार थे। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट के लेखक अशोक मेहता हैं। सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज, शशि भूषण चौधरी इसके लेखक हैं। अवध इन रिवोल्ट, रुद्रांशु मुखर्जी। विद्रोह का स्वरूप क्या था? जो अंग्रेजी विद्वान थे उन्होंने इसे सैनिक विद्रोह कहा, और एक वर्ग था जिन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह माना। सैनिक विद्रोह मानने वालों में लॉरेंस, सीले, मालेसन, होम्स, आर.सी. मजूमदार आज शामिल थे, जबकि बेंजामिन डिजरेली, बी.डी. सावरकर, जस्टिस मैकार्थी, जे.एल. नेहरू आदि ने कहा यह भारत का राष्ट्रीय विद्रोह है। जॉन सीले ने कहा यह पूरी तरह एक देशभक्ति रहित स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, जिसका कोई नेता नहीं था और न ही इसे लोगों का समर्थन प्राप्त था। L.E.R. रीज ने इसे धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध बताया। T.R. होम्स ने इसे बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा। बेंजामिन डिजरेली, जो इंग्लैंड में विपक्ष का नेता था, उसने कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। आर.सी. मजूमदार भारतीय थे। इन्होंने कहा 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र, इसे जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने बताया। एस.एन. सेन, जो भारतीय इतिहासकार थे और ये सरकारी इतिहासकार थे 1857 के विद्रोह के, इन्होंने कहा इस विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का था, किंतु बाद में इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। 1857 के विद्रोह के बारे में आइए कुछ अन्य तथ्य को देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? विस्काउंट पामस्टन। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। मिर्जा गालिब ने विद्रोह को देखा था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी था। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।